हमारे एंशिएंट पोएट, फिलोसोफर और राइटर्स ने हमेशा ही इंडिया को एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में देखा है। ये जब भी इंडिया के बारे में बात करते थे तो ये एक ऐसा ज़मीन जो कि हिमालय से सी तक फैला हुआ है, नॉर्थ में हिमालय से साउथ में इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है और हमेशा ही एक सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क के रूप में हमारे कवियों ने इंडिया को डिफाइन किया है। वो राजा जो अपने रूल को, अथॉरिटी को नॉर्थ में हिमालय से लेकर केप कोमोरिन तक और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर वेस्ट में इंडस नदी के पार के इलाकों तक अपने रूल को इस्टेब्लिश करता था, उसकी प्रशंसा और इज्जत हर कोई करता था। उसको यूनिवर्सली प्रेज किया जाता था और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इस प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी हमारे देश में एंशिएंट टाइम में केवल दो बार हासिल हो सकी। पहला अशोक के रूल के दौरान और दूसरा समुद्रगुप्त के दौरान। 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक का एम्पायर पूरे इंडिया में फैला हुआ था, केवल एक्सट्रीम साउथ के इलाकों को छोड़कर। अशोक की इंस्क्रिप्शन इंडो पाकिस्तान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कई इलाकों में फैले हुए हैं। 4th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार की ताकत पूरे इंडिया भर में फैलाई। समुद्रगुप्त का एम्पायर गंगा से तमिलनाडु के इलाके तक फैला हुआ था। 7th सेंचुरी में चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन जिसे पूरे नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड माना जाता था। हर्षवर्धन ने अपने एम्पायर को पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला रखा था। जब वो साउथ की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा था, साउथ इंडिया में भी अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश करना चाहता था, तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होने के बावजूद इंडिया भर में जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ वो मोर और लेस एक सिंगल रूप लिया। ये विचार कि एक सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट इंडिया बनाता है, ये विचार न केवल कॉन्क्यूरर और कल्चरल लीडर के जहन में था, बल्कि इंडिया की यूनिटी को, भारत की एकता और एकजुटता को फॉरेनर्स ने भी माना। पहली बार बाहर से सेंट्रल एशिया और ईरान से जो लोग इंडिया आए, वो इंडस और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के कांटेक्ट में आए और इसी वजह से उन्होंने पूरे देश का नाम सिंधु नदी पर रख दिया। सिंधु की वजह से पूरे इंडिया को हिंदू नाम दे दिया। ये जो शब्द है हिंद या हिंदू, ये संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। सिंधु यानी सिंधु नदी, इंडस रिवर। इसी आधार पे इंडस से इंडिया बना और सिंधु से हिंदू बना, क्योंकि जो ईरानी लोग होते हैं, जो पर्शियन लोग होते हैं, वो एस को एच प्रोनाउंस करते हैं। इसी वजह से सिंधु हिंदू बन गया। और पहले भी हमने देखा था कि हिंदू जो शब्द था, इनिशियल स्टेज में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किसी धर्म या कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को बतलाने के लिए किया जाता था। ओके, इंडिया को पर्शियन और अरबी भाषा में हिंद कहा जाने लगा और कुषाण पीरियड के बाद में, यानी पोस्ट कुषाण टाइम में, ईरानी रूलर्स ने सिंध के इलाके को जीता और इंडिया को हिंदुस्तान कहने लगे। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो ईरानी रूलर्स ने इंडिया को दिया। इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी को बनाने की निरंतर प्रयास होते रहे। 3rd सेंचुरी बीसी में प्राकृत इंडिया के ज़्यादातर इलाकों का लिंगुआ फ्रैंका था। लिंगुआ फ्रैंका यानी लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत भाषा में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब्ड हैं। बाद में पहले जो प्राकृत की पोजीशन थी, उसी पोजीशन को संस्कृत ने हासिल कर लिया। यानी अब संस्कृत इंडिया के रिमोट से रिमोट इलाकों में स्टेट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन गया।
ये प्रोसेस 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड के दौरान साफ साफ तौर से देखने को मिलता है। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में ग्रोथ और डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हालांकि पहले जो मेन लैंग्वेज था वो था प्राकृत, बाद में बना संस्कृत। हालांकि इंडिया के अंदर गुप्ता पीरियड के बाद कई छोटे छोटे स्टेट्स बने, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसे संस्कृत में ही लिखा जाता था। एक खास बात ये है कि एंशियंट इपिक में, महाकाव्यों में रामायण और महाभारत को तमिल इलाकों में उसी उत्साह, जोश, भक्ति और श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है जितना कि बनारस या तक्षशिला में पढ़ा जाता है। जिस उमंग और जोश के साथ, उत्साह के साथ बनारस और तक्षशिला के इंटेलेक्चुअल सर्किल के बीच रामायण और महाभारत को पढ़ा जाता है, उसी डिवोशन, उसी लव के साथ तमिलनाडु में भी इसे पढ़ा जाता है। रामायण और महाभारत को ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया, लेकिन बाद में अलग अलग लोकल और रीजनल लैंग्वेज में इसके अलग अलग वर्जन्स को बाद में लिखा गया। कल्चरल वैल्यू या कल्चरल आइडियाज़ जो कुछ भी रहे हों, जिस भी तरीके से इपिक्स को जाहिर किया गया हो, लेकिन इसके अंदर का जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो सब्सटेंस है, वो पूरे इंडिया भर में एक जैसा रहा। रामायण यानी राम सीता भाई के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, सच्चाई का बुराई पे जीत। तो ये जो ओरिजिनल कंटेंट है, ये महाकाव्य के अंदर जो सब्सटेंस है, जो इंग्रेडिएंट है, जो कंटेंट है, वो पूरे इंडिया भर में एक जैसा रहा। इंडियन हिस्ट्री हमारे ध्यान के लायक इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में एक खास तरीके का सोशल सिस्टम डेवलप किया, जिसे हम लोग वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम कहते हैं, जो फिर पूरे देश भर में फैल गया। और वर्ण सिस्टम ने, जाति प्रथा ने केवल हिंदू धर्म को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को भी इन्फ्लुएंस किया। वो लोग जो पहले हिंदू थे लेकिन धर्म परिवर्तन कर कर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम बन गए, उन्होंने भी हिंदुइज़्म के पुराने कास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो वो लोग करते रहे। उन्होंने अब पुराने कास्ट प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक खास तरीके का सोशल सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे हम लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं, और ये फिर पूरे देश भर में फैल गया और अभी भी ये हमारी इंडियन सोसाइटी पे चंद्र ग्रहण की तरह मंडरा रहा है। द रेलिवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट। हम अतीत को पढ़ते हैं तो क्या इसका इम्पोर्टेंस आज के समय में है भी या फिर नहीं? आज जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इंडिया के पास्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ये बातें करते हैं कि एंशियंट कल्चर और एंशियंट सिविलाइजेशन का रिवाइवल और रीस्टोरेशन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग भावनाओं से बह चुके होते हैं। वो इंडिया के पास्ट ग्लोरी की तो बात करते हैं, एंशियंट इंडिया के अचीवमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन उनकी जो ये बात है वो इस चीज़ से अलग है। एक चीज़ होता है कि हम आर्ट और आर्किटेक्चर में एंशियंट हेरिटेज को बचाना चाहते हैं, और दूसरा एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो केवल इंडिया के पास्ट ग्लोरी की बात करता है, इंडिया के एंशियंट अचीवमेंट की बात करता है, लेकिन इंडिया के आर्टिफैक्ट, कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर को बचाने के लिए बात नहीं करता। वो इसके लिए चिंतित नहीं है। वो क्या वापस लाना चाहते हैं? ओल्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी और कल्चर। इसके लिए हमें पास्ट को बेहतर तरीके से समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि एंशियंट इंडियंस ने अलग अलग फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस किया, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। लेकिन एंशियंट इंडियंस ने जो प्रोग्रेस किया, जो एडवांसमेंट की, वो आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट के साथ compete नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते
कि एंशियंट इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस था। भेदभाव, अत्याचार, अन्याय, शोषण था। लोअर ऑर्डर, निचले तबके के लोग, शूद्र और अनटचेबल्स कई डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, जो आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते। आज के मॉडर्न माइंड के लिए ये काफ़ी चौंका देने वाला है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से डिसेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते आ रहे हैं। ऐसे ही जो धर्म शास्त्र हैं, जो लॉ बुक्स हैं, मनुस्मृति है, लॉ और कस्टम्स हैं, वो वुमेन के खिलाफ भेदभाव करता है। अगर हम ओल्ड वे ऑफ लाइफ को रिस्टोर करेंगे तो इससे जाहिर तौर पे ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमानता है, ये जो इनजस्टिस है, वो भी रिवाइव हो जाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। हमें एंशियंट इंडियन से क्या सीखना चाहिए कि नेचर हमारे सामने कई मुश्किलें पैदा करता है और उन मुश्किलों को एंशियंट इंडियन ने काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से टैकल किया, उस पे जीत हासिल करी। ह्यूमन फैक्टर्स फ्यूचर में हमारी उम्मीद और भरोसे को बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन पास्ट को वापस लाने की कोई भी कोशिश अगर हम करते हैं तो इसके कहने का मतलब ये होगा कि हम वो सोशल इनइक्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं या वापस लाना चाहते हैं जिसका सामना इंडिया ने एंशियंट टाइम में किया था और आज भी करता आ रहा है। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि पास्ट, अतीत का मतलब क्या है। व्हाट डज पास्ट रियली मीन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तभी हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न टाइम के कई चीज़ें आज भी मौजूद हैं। पुराने रीति रिवाज, वैल्यूज़, सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, ये लोगों के जहन में इतना घर बना चुके हैं, इतना डीपली रूटेड हैं कि इससे हम आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। दुर्भाग्यवश ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी रीति रिवाज, दक्यानुसी ख्यालात हैं, ये एक व्यक्ति और देश के डेवलपमेंट को रोकता है। और कॉलोनियल टाइम में अंग्रेज़ों ने जानबूझकर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया ताकि वो अपने कॉलोनियल रूल को बनाए रखें। इंडिया उस वक्त तक डेवलप नहीं कर सकता जब अतीत के इन छाप को, इन दाग को हम सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दें। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, कम्युनलिज्म, सेक्टेरियनिज्म, ये डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन में बाधा है, देश के डेवलपमेंट को रोकता है। कास्ट बैरियर, भेदभाव, अत्याचार, शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह से एक एजुकेटेड व्यक्ति भी एक मैनुअल लेबर के काम की डिग्निटी को नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि एक मैनुअल लेबर तो काफ़ी ही इनडिग्निफाइड वर्क है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर काम की एक कीमत होती है और यही वजह है कि सेक्टेरियनिज्म और कम्युनलिज्म की वजह से एक कॉमन कॉज के लिए हम एकजुट नहीं हो पाते। हालांकि मॉडर्न टाइम में वुमेन को वोटिंग राइट और पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए हैं, लेकिन कई सदियों से सामाजिक अधीनता की वजह से सोसाइटी में वो जो भूमिका निभा सकते थे वो नहीं निभा पा रहे हैं। और ये लोअर ऑर्डर के लोगों के लिए भी वैसा ही। सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो लोग हैं वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। अगर हम एंशियंट पास्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे हम जान पाएंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो प्रीजुडिस है, इसकी जड़ें क्या हैं, इसका ओरिजिन क्या है और क्या वो वजह है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम अभी भी बना हुआ है। आखिर वुमेन को सबऑर्डिनेट क्यों किया जाता है? आखिर क्यों नैरो रिलीजियस सेक्टेरियन आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है? आखिर क्यों वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का स्टडी इसी वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अतीत के ट्रू नेचर को समझ सकें, पास्ट के ट्रू नेचर को समझ सकें और वो ऑब्स्टेकल्स, वो बाधाएं, वो रेस्ट्रिक्शंस
जिसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है। जो इंडिया के प्रोग्रेस में बाधा है, उन ऑब्स्टेकल्स, उन बैरियर्स के नेचर को, उसके ओरिजिन को, उसके एवोल्यूशन को समझ सकें। इसी वजह से एंशिएंट इंडिया की स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उसकी वजह को, उसके ओरिजिन को आसानी से समझ सकें।